आओ बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, साथ में एनिमल के वीडियो भी आप देखते जाना। देखिए, एक जबलपुर नाम का गांव था। उसमें दो भाई रहते थे, एक सूरज और राजीव। राजीव बड़ा था, सूरज छोटा था। सूरज बेचारा अपाहिज था, उसके पैर और हाथ दोनों में फोल्ड था। लोग उसे ठूठा और लंगड़ा बोलते थे। राजीव छोटे भाई सूरज का बहुत ख्याल रखता था। अब राजीव की शादी हो जाती है। अब घर में भाभी आ जाती है। थोड़ा वक्त तो सब ठीक चलता है, फिर सूरज की भाभी उसे रोज ताना देने लगती है और उसे भला बुरा कहने लगती है, कामचोर है, भाई पे बोझ है। सूरज बड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि भाभी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। अब सूरज चलता जाता है, बहुत वक्त तक चलता ही जाता है, वो दुखी होता है। अब चलते चलते रास्ते में देखा तो एक फकीर बाबा का जमीन में पूरे गड्ढे हुए थे। उनका पूरा शरीर जमीन में था और सिर्फ चेहरा बाहर था। सूरज ने पूछा कि आप जमीन में क्यों हो? फकीर बाबा ने कहा, मुझे बड़ा दर्द होता है, मेरे शरीर में पूरी तरह से कांटे लगे हुए, इसीलिए मुझे किसी ने अंदर डाल दिया कि मुझे ठंडक हो। फकीर बाबा को आपने एक हाथ से धीरे धीरे खुदाई कर फकीर बाबा के पूरे शरीर में कांटे जुड़े हुए थे। अब सूरज ने यहाँ वहाँ से घास जमा की और झोपड़ी में घास बिछा दी और फकीर बाबा को सुला दिया और फिर धीरे धीरे कांटे निकाल के नीम के पत्ते और एलोवेरा, जिसे कुमार कहते, वो पीस के फकीर बाबा को लेप लगाकर बड़ी सेवा की और फकीर बाबा को बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब फकीर बाबा सूरज से बड़े खुश हो जाते हैं और अब फकीर बाबा ने सूरज को हाथ और पैर में एक जादुई पत्थर लगाया। उस पत्थर से सूरज बिल्कुल ठीक हो जाता है। सूरज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब सूरज बाबा को अपनी कहानी बताता है कि मेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मुझे कोई लड़की नहीं देता था। तो बाबा ने बोला, देखो ये उड़न खटोला है, सूरज को देते हैं और कहते हैं कि 1000 किलोमीटर दूर सजरी दरिया नाम का एक दरिया है, वहाँ तुझे जाना है और उधर बहुत सारी लड़कियाँ नहा रही होंगी, वो बहुत ही खूबसूरत होंगी, लेकिन तुम्हें उन लड़कियों के सामने रुकना नहीं है क्योंकि वो लड़कियां दायन हैं। तुम्हें वहाँ पे सबसे गंदी लड़की होगी, उसी को गले में हार पहनाना है और उसे उड़न खटोले में बैठ जाना और फिर वो खूबसूरत लड़कियां बड़ी आवाज और चिल्लाएगी, लेकिन तुम्हें पलट कर देखना नहीं। अगर तुमने पलट कर देखा तो सुन लो, तुम पत्थर के बन जाओगे। तुमने सुना ना, तुम पत्थर के बन जाओगे अगर तुमने पलट कर देखा तो सूरज बोलता है, अच्छा जी, मैं आपको ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन उड़न खटोले में मैं कैसे उड़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं कैसे ले जाऊँगा, कैसे नीचे उतारूँ। तब बाबा ने कहा कि ये उड़न खटोला का पहला पाया है, जब तुम पकड़ोगे तो उड़न खटोला ऊपर आसमान में उड़ने लगेगा और जब तुम्हें उड़न खटोले में नीचे आना है तो तुम दूसरा पाया पकड़ोगे तो तुम नीचे उतरोगे। अब सूरज उड़न खटोले में बैठ के खटोलों में उड़ जाता है और सजरी दरिया किनारे वो पहुंच जाता है। अब वो नीचे आ जाता है और देखता है कि जैसे बाबा ने कहा था वैसे ही वहाँ पर बहुत खूबसूरत लड़कियां नहा रही थी, मस्ती कर रही थी, लेकिन फिर भी सूरज ने उनकी तरफ देखा नहीं और एक गंदी लड़की थी, उसको हार पहना दिया और उससे लेकर चलने लगा। लेकिन जब वो चलता है तब वो खूबसूरत लड़कियां चिल्लाने लगी, लेकिन सूरज ने पलट कर नहीं देखा। वो बूमा पाड़ रही थी कि रुको रुको, लेकिन सूरज ने नहीं देखा और वो गंदी लड़की को लेकर उड़न खटोले में बैठ गया। अब वो उड़ के बाबा के पास आ जाता है और बाबा को दिखाता है वो गंदी लड़की। बाबा लड़की को कहते हैं कि तुम नहा लो और ये लाल खूबसूरत जोड़ा और जेवर दिए। अब वो लड़की नहाकर जेवर पहनकर घूंघट में आई। अब बाबा ने उसको बोला कि आप दोनों की मैं शादी करवा देता हूँ और बाबा ने उन दोनों को एक एक अंगूठी दी कि अपने पास हमेशा रखना। और बाबा ने कहा, अब तुम अपने गांव जा सकते हो और अपने घर जाकर ही तुम अपनी दुल्हन का चेहरा देखना और तुम्हारी दुल्हन का नाम मैं सोनिया रखता हूँ। अब सूरज सोनिया को लेकर जबलपुर गांव में आ जाता है और सोनिया को कहता है कि तुम इधर कुएं के पास खड़ी रहो, मैं अपनी भाभी को बुलाकर आता हूँ क्योंकि मेरी भाभी का दिमाग बहुत खराब है, कहीं वो हमें भला बुरा ना कहे, इसीलिए तुम बाहर खड़ी रहो, अगर उनका मूड चाहे तो हम घर में जाएंगे। सोनिया कुएं के पास खड़ी रहती है। तब एक औरत आती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तब सोनिया बेचारी बहुत भोली होती है, वो बताती है और सब उसको कहानी बताती है। औरत कहती है कि तुम बड़ी खूबसूरत लगती हो,
लेकिन तुमने इतने खूबसूरत कपड़े और जेवरात पहने इसीलिए। वो औरत कहती है कि चलो हम कुएं में देखते कौन खूबसूरत लगता है। फिर सोनिया खूबसूरत लगती थी तो बोलती है तुमने तो इतने सारे जेवर कपड़े सब अच्छा पहना इसलिए तुम लगती हो, चलो हम हमारे दोनों के कपड़े अदल दल कर कुएं में देखते हैं कौन खूबसूरत लगता है। सोनिया फौरन मान गई और दोनों ने जल्दी से कपड़े बदल लिए। जब सोनिया ने कुएं में देखा तो उस औरत ने सोनिया को धक्का दे दिया। अब वो औरत घूंघट निकालकर खड़ी रह जाती है, सूरज का इंतजार करने लगती है। अब सूरज की भाभी सूरज को देखती है कि भला चंगा उसके हाथ पैर में कुछ नहीं है, तो उसे होता है कि अब तो कोई बात नहीं भले आता हो, तो उसकी भाभी का स्वागत करने जाती है और दोनों को स्वागत करके अपने घर ले आती है। अब वो दोनों रहने लगते हैं, लेकिन वो सोनिया बड़ी नकली थी, बिगड़ेल और बदतमीज थी। वो सूरज को रोज झगड़ती थी, सूरज का जीना हराम हो जाता है। अब कुएं में एक आम का पेड़ उग जाता है। उसके अंदर बहुत सारे आम होते और वो आम में बहुत सारे होते तब, लेकिन अब क्या होता है आम के झाड़ पर तो पेड़ पास तो सांप भी आ सकते, इसीलिए उस आम के पेड़ पास बहुत सारे सांप आने लगते। सारे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते कि ये क्या। और वो सब सरपंच के पास जाते कि अब ये पेड़ को हम कटवा डालते हैं क्योंकि ये हमें सांपों से कहीं हमें किसी बच्चे को काट लेगा। तो सब गांव वालों ने नक्की किया कि अब पेड़ को कटवा देते हैं। अब आम का पेड़ कट जाता है। अब इतने सारे आम होते, सब गांव वालों ने मिलकर सब अपने बोरी और थैली भर भर कर सब आम ले जाते। लेकिन उसमें एक मैजिक था, एक इतनी बड़ा आम था जो अपने गाँव की बोरी होती है गाँव और सब रखते हैं, उसके जितने बड़े एक आम था। अब एक औरत और एक मर्द, दो सिर्फ उनके बच्चे नहीं थे, वो रहते थे। वो बोलते हमें ये एक आम दे दो, हमें ये चाहिए। गांव वाले बोलते कोई बात नहीं आप इसे ले जाओ। वो लोग घर में लेकर आते हैं। अब उनको होता है कि ये घर में तो खुशबू हो जाती है, उनको लगता है चलो अब हम कुछ पकाते हैं, आज इतना बड़ा आम है तो हम खा लेते हैं। तो वो औरत बैठती है और उसे काटने से लिए चाकू लगाती है तो उसमें से चीख खाए तो वो बोलती ये क्या। तो अब उसने वो लोग डरे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने धीरे से आम को काटा। अब काटा तो उसमें से क्या देखते हैं कि एक लड़की निकलती, वो बड़ी खूबसूरत थी। वो बोलते कि ये क्या। अब बोलते कि आप अंदर कैसे है। तो वो बोलते उनको सारी कहानी बताते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो सूरज नाम का था और वो उसने बाबा की पूरी कहानी बताई। अब वो लोगों ने सोनिया को बेटी बना लिया। अब उसे बेटी बना के रखा। अब उसके वादा किया कि हम तेरा घर फिर से बसवा के रखेंगे, लेकिन तेरे पास कोई निशान नहीं है। तब सोनिया ने कहा हाँ, मुझे और सूरज को बाबा ने एक एक अंगूठी दी थी जो हमारे पास है, मैंने वो औरत को पहने नहीं दी थी, वो मेरे पास ही है। देखो इसने दिखाई, वो पत्थर की बहुत ही जादुई अच्छी अंगूठी थी। अब सोनिया को बोला उन्होंने कि अच्छा अब हम तुम्हारे सूरज के पास जाते हैं। अब उस मियाँ बीवी ने सूरज के पास जाकर पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे वो है, आपकी दुल्हन थी उसको कुएं में धक्का दे दिया, जो आपके पास रहते वो नकली सोनिया है। तभी सूरज समझ जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नकली सोनिया है तभी तो उसका हाल बुरा हाल करे, वरना बाबा अगर उसको कोई देते तो वो कोई चीज़ ऐसी बुरी होती। इसीलिए सूरज सब समझ गया कि ये नकली सोनिया है। और वो बोलता है आप ठहरे, पहले मैं अपने घर जाकर नकली सोनिया की खबर लेता हूँ। अब सूरज ने जाकर सोनिया की खबर ली, नकली सोनिया की। उसका बाल काट कर टका कर दिया, उसमें चूना भर कर उसको चप्पलों का हार पहना के पूरे गांव में घुमाया, गद्दे पे बिठाकर पूरे गांव में घुमाता गया। अब उसको पता चला कि कैसे बुरे करने की हमेशा बुरा ही फल होता है। अब सूरज जल्दी से फौरन ही असली सोने के पास जाता है और उसे चाकू से मिलता है और उसको अंगूठी देखता है, उसे गले लगाता है और बहुत ही खुश होता है और कहता है कि सोनिया, मुझे लगता ही नहीं था कि वो मेरी असली बीवी है और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मुझे दुनिया की पूरी कायनात मिल गई है। अब हम दोनों हमेशा से खुशी से रहेंगे और एक दूसरे से हमेशा प्यार से रहेंगे और किसी को कुछ नहीं। अब वैसे ही अब दोनों बहुत खुशी से रहने लगे और हमेशा अच्छे की बात अच्छी होती। चलो अब कहानी नंबर 2। ये सब कहानी मैं खुद बनाती हूँ, जो प्लीज़ आपको पसंद नहीं आए तो भी सुन लीजिए। देखिए, एक मम्मी और पापा रहते थे और उनके 2 बच्चे थे। अब 2 बच्चे थे, उनका घर मतलब दूसरे गांव में जाते हैं और वहाँ रहना होता है उनके। तब उनके पास तो कुछ नहीं था, पलंग नहीं था, कोई घर का फर्नीचर कुछ नहीं था। तो वो खरीदने जाते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ से पलंग लेते, सब खरीद करते। अब वो घर पे आके सब कुछ जमा देते हैं कि चलो पलंग सब। अब वो उनके बेचे थे चुन्नू और मुन्नी को बोलते चलो अब आप सो जाओ पलंग पे, हम इधर दूसरे पलंग पे सोते हैं। अब वो चुन्नू और मुन्नी पलंग पे सो जाते हैं।
सो जाते हैं। तो अब सुबह होती है तो मम्मा तो उनको उठाती है कि चलो बेटा उठो। तो उठाती है तो उसके मतलब मुन्नी के हाथ में क्या था पता है आपको? एक गुड़िया। वो बोलती है, सोचती है कि मैंने तो उसको गुड़िया दी नहीं, अब उसके पास गुड़िया आई कहाँ से। अब चुन्नू उठता है, वो बोलता है कि मम्मा ये मुन्नी को आपने गुड़िया ले दी, मुझे नहीं ले दी, आप बाजार गए मेरे लिए क्यों नहीं लाए। अब चुन्नू बहुत रोता है। अब उसकी मम्मी बोलते बेटा मैंने उसको नहीं दी, लेकिन ये फिर भी नहीं मानता। अब बोलता है ओके चलो मैं आपको कल ले दूंगी। अब ऐसे करके पूरा दिन गुजर जाता है और फिर इसमें रात को सो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर सुबह उठाती मम्मा तो अब तो मुन्नी के हाथ में भी कुछ था और चुन्नू के हाथ में भी था गाड़ी। और वो ये सोचते कि आखिर होता क्या है, ये कहाँ से आता है, उसको पता नहीं चलता क्या होता है। अब ये चुन्नू बोलता है कि देखो मम्मा आपने मुझे भी ले दिए टॉयज गाड़ी, आप कब जाकर लेके आए। मम्मा बोलती है हाँ बेटा मैं लेकर। वो बोलती नहीं, लेकिन उसको मन में शक होता है कि आते कहाँ से है। अब वो बोलती है ओके चलो। अब रात दूसरा दिन पूरा फर्नीचर में सब काम में लग जाता है। अब फिर से वो दोनों बच्चों को सुला देती है और फिर से अब उसको उठाती है तो क्या होता है पता है आपको? फिर से बच्चों के हाथ में खिलौने। अब ये सोचती कि आखिर ये होता क्या है। अब थोड़ा सा उसे डर भी लगने लगता है, लेकिन वो तो माँ थी, उसे तो हिम्मत करनी थी। अब वो बोलती चलो बेटा आप पूरा दिन खेलो, हम कल आप बाहर दूसरे खिलौने ले दूंगी। उनको कुछ शक बच्चों को ना हो, इसीलिए इसकी माँ ऐसा बोलती। अब रात पड़ती है, रात होती है तब माँ बोलती है साथ में बेबी सोती हूँ, क्या है ये आखिर। अब माँ भी बच्चों के साथ सो जाती है। तो सो जाती है और उसके सो जाती है ना तो देखना तो सुबह होती है तो वो उठता नहीं है कोई। तो उसका पति होता है, उठता है कि उठो अब मुझे नाश्ता दो। तो देखते किसके बीवी के हाथ में भी कुछ था। वो बोलता है ये क्या है, तो बोलते तो देखता है तो इतने सारे कपड़े इसकी बीवी के हाथ में थे, बच्चों के हाथ में खिलौने। कहते ये कहाँ तुम जाकर रात को आते हो खरीदारी करते हो, कहाँ निकलते हो। उसकी बीवी कहती है हाँ मैं मेरी सहेली के साथ तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन ये सोचती है कि कुछ। अब उसको तो पता था क्या हुआ, रात को वो सपने में गई ना, सपने के अंदर वो रात को सोती है तो उसको ये पलंग में सपने आते और सपने के अंदर बहुत बड़ा महल होता है, उसमें बहुत अच्छे खिलौने और हर तरह की मिठाई, जेवर दागीने सोना सब कुछ था। वो तो देखकर ऐसे एक चौकित हो जाती है कि ये क्या। अब उसको अब लालच होती है कि साला इतना सारा है तो चलो मैं फिर से जाती हूँ। उसके पति को बोलती है कि ऐसा ऐसा महल है और वहाँ पे इतना सारा है, हम लेकर आ सकते हैं। तो उसका पति बोलता है जाओ, यकीन नहीं करता। तो बोलता है कि अच्छा आप अब सो के बैठो, सो मैं आज जागती हूँ, आप सो, देखो मैं घर का काम करती हूँ। पलंग पे सो जाता है। फिर वो काम करते फिर उसके पति को उठाती है कि उठ जाइए चलिए। तो उसके पति के हाथ में बहुत बड़ा टीवी था। ये कहते देखो मैंने बोला था ना कि उधर बहुत बड़ा कुछ है। और पति को भी यकीन आ जाता है कि सही में, अब बच्चों को सबको यकीन आ जाता है कि कुछ ये पलंग हमारे पास जादुई आ गया। अब तो बड़े सब बहुत ज़्यादा खुश होते कि चलो हमारे पास जादुई पलंग आ गया। अब ये लालच तो बहुत बुरी चीज़ है ना। अब उनको होता है कि चलो अब हम चारों सो जाते हैं और बहुत सारा लेके आते हैं। वो चारों सो जाते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं कि उनको उठाएगा कौन। ये पलंग ऐसा था कि अगर आप कोई उठाएगा नहीं तो उठेगा ही नहीं। चारों सो जाते हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी के लिए सो जाते हैं। सो ऐसे मतलब क्या हुआ सुनो, अति लालच पाप न मूर्छे। इतने लालच नहीं करो, जितना भी मिला है शुक्र करो और एंजॉय करो, लेकिन लालच क्या मतलब हुआ, लालच कभी नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बुरी बला है। अगर उन लोगों ने लालच नहीं की होती तो बहुत सी खुशी रहते होते, लेकिन नहीं, लालच कभी नहीं करनी चाहिए। जितना मिले था शुक्र करके हमें रहना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको तीसरी कहानी सुनाती हूँ, दो बंदरों की कहानी, एक चंगू और एक मंगू। चंगू बहुत अच्छा और मेहनतू था और मंगू बहुत आलसी था, उसे कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे दोनों रहते होते जंगल में, पेड़ पे रहते। बारिश की सीज़न थी, बारिश तो आना ही था। तो बारिश आता, तूफान आता, फिर झाड़ पाड़ सब गिर जाता, फ्रूट व्रूट कुछ नहीं रहता। अब वो दोनों बड़े फिक्र में क्या करना। सुबह होती है, देखते हैं बारिश में रात को कहाँ जाना। सुबह होती है, फिर वो दोनों देखते तो सारा जंगल वीरान हो चुका था और झाड़ों में एक भी फ्रूट नहीं था। चंगू और मंगू तो दूसरे कहीं पे जाकर, बाहर किसी के घर से कहीं भी जाकर उठाकर खा लेते, लेकिन वैसा कायम तो नहीं होता, उनका घर तो जंगल ही था। अब उसने मंगू को बोला, मंगू चलो हम अपना घर बनाते हैं। तो मंगू बोलता है नहीं, बारिश थोड़ी रोज आता है, मैं कुछ मेहनत नहीं करता।
मैं कुछ मेहनत नहीं करूँगा। चंगू बोलता अच्छा मैं तो करूँगा। चंगू ने यहाँ वहाँ से लकड़ियाँ जमा की और बहुत मजबूत मकान सा घर झोपड़ी जैसा बनाया। झोपड़ी थी लेकिन वो उसका मकान था। उसमें वो रहने लगा, दरवाज़ा और सब बनाया। और उसने इसे चोलकी भी बना ली। चोलकी में उसने जब सोचा कि बारिश आएगा तो मैं फ्रूट भर लूँगा। अब बारिश सच में आने ऐसा लगा कि बारिश आएगा तो उसने जल्दी से टोकरी भर ली और झोपड़ी में रख दी। अब झोपड़ी में रख कर वो बारिश आए उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वो आराम से अंदर बैठा बैठा फ्रूट खाता है, सोता है और सब मज़े से करता है। अब मंगू यहाँ गया वहाँ गया, लेकिन उसे कहीं झाड़ में सब में पानी आ रहा था। वो कहीं पर बैठने की जगह नहीं था। उसको हुआ कि चंगू तो बहुत अच्छा है, चलो उसके पास जाता हूँ, मेरी ज़रूर मदद करेगा। उसने अब झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और बोला चंगू चंगू मुझे आने दो। उसने मंगू को बोला आ जा, तो मंगू आ जा। चंगू ने मंगू को अंदर लिया, उसे सुलाया, उसे फ्रूट दिया और कहा देखो मंगू अब तुम भी तो अपना घर बना लो। तो उसने बोला हाँ। अब सुबह होती है, फिर दोनों मिलकर मंगू की झोपड़ी को तैयार कर लेते हैं। अब उसने भी टोकरी बना ली। अब फिर एक बार फिर बारिश आता है तो वो दोनों जल्दी से घर में आकर फ्रूट की जोड़ के अंदर रख ली थी और वो दोनों खाते वो तो आराम से बैठे होते। तो बारिश में एक दरवाज़ा मंगू का दरवाज़ा खटखट हुआ झोपड़ी का। बोलते कौन? तो बोलता है मैं बाबा हूँ, मैं जंगल में रास्ता भटक चुका हूँ, मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखाता, मुझे अंदर आने दो, मैं कहाँ जाऊँगा। तो मंगू बोलता है चाचा मैंने तेरे लिए थोड़ी मेहनत की, चल यहाँ से फुट, मैं तेरे लिए मेहनत नहीं करता, मैं अपनी झोपड़ी में रहता हूँ। तो चला गया। अब उसने देखा वहाँ पर दूसरी झोपड़ी थी। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे अंदर आना दो, मुझे कहाँ जाऊँ, जंगल में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा बहुत है, मुझे अंदर आने दो। चंगू का तो दिल बहुत अच्छा था। उसने बाबा को अंदर लिया, अंदर बिठाया, फ्रूट खिलाया, सुलाए, उनको सर दबाया और बोला आप आराम से रहो। सुबह होती बाबा जाते कहते देखो मैं चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक मदद करना चाहता हूँ। तो बोले क्या? ले मैं तुम्हें ये लाइट वाला फूल देता हूँ। लाइट वाला फूल है जो तुम्हारे रात को वो बड़ा खुश होता है। तो बोलता है अच्छा। तो बहुत बड़ा खुश हो गया चंगू। तब उसकी झोपड़ी में तो मस्त लाइट होने लगी। अब ये देखकर अब तो देखता है मंगू कि इसकी झोपड़ी में लाइट कहाँ से आई। तो वो देखता है फिर सुबह को पूछता है कि चंगू चंगू तेरी झोपड़ी में लाइट कहाँ से आई। तो उसने सारा वाकया बताया कि बाबा आए थे और मैंने उन्हें अंदर आने थे। अब तो मंगू बड़ा अफसोस करता है कि ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे हमेशा अच्छाई की उम्मीद अच्छाई से मिलती है और बुराई का फल बुराई से मिलता है। हमेशा सबकी मदद कीजिए और सब अच्छे से रहिए। अब मंगू के दिल में तो फिर से लगा जाता है कि चलो मैं उसकी फूल को लाइट वाला फूल को भी चुरा लूँगा। तो अब चंगू एक बार बाहर कहीं जाता है तो मंगू आकर झोपड़ी में से उसका फूल को लाइट वाले फूल को लेके चला जाता है। अब चंगू आता है तो देखता है कि उसका फूल गायब था। वो बहुत उसने ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। उसे तो लगता ही था कि मंगू नहीं लगा, लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, उसको लेने दो। अब मंगू ने रात हुई तो उसने फूल की लाइट को चालू की, लेकिन लाइट तो चालू ही नहीं होती थी। अब उसको होता है कि ये क्यों लाइट चालू है। तो उसने बड़ी कोशिश की लेकिन वो चालू ही नहीं हुई। अब उसे हुआ कभी क्या हो गया। सोचा चलो जिसका फूल था उसी को दे, ये बिगड़ गया है मुझसे, अब मैं वापस उसे दे दूंगा। सुबह होती वो जाता है और कहता है कि ले चंगू मैंने तुम्हारा फूल ले लिया था लेकिन मैं आपको वापस देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास तो बिगड़ा हुआ है, अच्छा नहीं है। तो चंगू कहता है अच्छा कोई बात नहीं। देखो फिर उसने झोपड़ी में लगा और लाइट हो गई। अब मंगू सोचता है कि ऐसे क्यों। तो बोलता है चंगू ये क्यों, ऐसा क्यों हो गया कि मेरे पास कोई लाइट नहीं और आपके पास क्यों लाइट होती। तो बोलता है देखो ये अच्छाई से लाइट होती, तुमने लालच करके चुरा के लिया था, कहाँ से लाइट होगी। ऐसे हमेशा किसी का चुराया हुए से कभी कोई खुश नहीं रहता। जो हमारी मेहनत का होता है उसी में हम खुश रहते हैं। सो मेहनत करे और अच्छे से रहे और लालच कभी मत करे और सबकी मदद करे, हेल्प करे। और हाँ, सब अपने बड़ों की बात ज़रूर माने, हमारे मम्मा पापा की और सबकी बात आप माने और अच्छे से रहिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। देखिए ये मैंने वीडियो बनाया है, मुझे नहीं पता
कैसा बना है मुझे ये ज़रूर बताइए। बहुत सारी गलतियाँ हुई होगी, लेकिन प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हौसला मेरा ज़रूर बढ़ाएगा, क्योंकि हमेशा प्रोफेशनल लोग ही नहीं होते, हमारे जैसे देसी लोग भी होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद ज़रूर